लगा था कि हम आतंक को समझ चुके हैं, लेकिन हम गलत थे। हमने उस हमले के जवाब को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। एक जवाब जो दर्द और गुस्से से निकला था, लेकिन इसी बीच एक पुरानी कहानी फिर सामने आ गई थी। पिछले कई सालों की ज्यादातर घटनाएं किसी न किसी तरह हमें उसी एक फैसले तक वापस ले जाती हैं, जब अपने लोगों की जान बचाने के लिए हमें एक रिहाई करनी पड़ी थी। साल था 1999। एक हवाई जहाज हाईजैक हुआ। पूरा देश स्क्रीन के सामने बैठा था। उसी रिहाई में एक नाम था, मसूद अजहर, और बाद में एक संगठन उभरा, जैश-ए-मोहम्मद। अगले 2 दशकों में कई हमले हुए, कई शहर प्रभावित हुए। वही नाम बार बार गूंजता रहा। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, बीते जख्मों को कुरेदने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। वो एक दौर था जब मजबूरियां थी, लाचारियां थी। तब आतंकवाद से भारत अलग तरीके से डील करता था। आज क्लियर गोल है, फुल कंट्रोल है और टॉलरेंस 0। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा सच। एक वक्त था जब भारत के पास विकल्प नहीं थे, जब फैसले नीति से नहीं, नीयत पर डाल दिए गए थे। मैं जगविंदर पटियाल अब आपको ले चलता हूं उस वक्त में जब एक फ्लाइट हाईजैक हुई और पूरा देश थम गया। यह कहानी है IC-814 की। यहाँ पे एक पुलिस वाले बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप किन का इंतजार कर रहे हैं, क्या काठमांडू वाली फ्लाइट का? मैंने हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं। कभी वो तो हाईजैक हो गया। They have not given any information, and up till now they are not giving any information. Whatever information we people are giving and we are collecting, that is from outside. हमें तो अभी कुछ पता ही नहीं है। हमें तो ये बता रहे हैं नहीं काम। हमें तो यही लगता है कि इनकी नेग्लिजेंस है। Our team has had some access to the hostages. It will be difficult for me to discuss either tactics or strategy. Although the government has reacted cautiously to the demands made by the hijackers, it's clear from the nature of the demands that the government's options are getting narrower.
कि जब तक गवर्नमेंट को एक अपनी कॉन्क्रीट बोल्ड स्टेप नहीं लिया जाएगा टेररिज्म के लिए, कितने आदमी चले जाए, हमें अपने आदमी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन बोल्ड स्टेप जरूर लेना पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं कि मत छोड़ो, ये मत करो, जिनके रिश्तेदार होते हैं, जिनका अपना बंधु अंदर होता है, तो मेरे ख्याल से कोई भी ये बात नहीं बोलता। एक आदमी के लिए इतने सारे जान को तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है। I feel the government of India should release the hostages and not take an adamant stand. मनोबल, विश्वास, धैर्य जो सैनिक परिवार रखते हैं, उसी तरह से अगर ये भी रखेंगे तो दुश्मन मजबूत नहीं होगा। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर ये भीड़, बारिश के बीच नारेबाजी और गुस्सा बेअंत। लेकिन सच तो यह है कि ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती। मैंने सोचा अगर सबका गुस्सा दिल्ली में फूटा तो चिंगारी कहां लगी। जवाब हमें ले जाता है नेपाल की राजधानी काठमांडू के उस छोटे से एयरपोर्ट पर, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी छोड़कर स्वेटर बुन रही थी। एक्सरे मशीन से यात्रियों का सामान बिना किसी निगरानी के गुजर रहा था और सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर तो मानो किसी का ध्यान भी नहीं था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस लापरवाही की कीमत हमारे देश को आज तक चुकानी पड़ेगी। मैं थोड़ा थका था उस टाइम, क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे हैदराबाद से अपनी ड्यूटी स्टार्ट की थी। काठमांडू के अंदर थोड़ा विजिबिलिटी ख़राब थी, तो उसकी वजह से फ़्लाइट यहाँ से डिले चली थी। हमको उम्मीद नहीं थी कि फ़्लाइट मिलेगी। हम उधर गए, चेक इन किया, बोले आ जाओ, अभी प्लेन तो 2 घंटे लेट है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए काठमांडू जा रही थी। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ऑन माउंटेन हिल्स करके था, तो उत्तराखंड से मैं और डॉक्टर आर.एस. टोलिया की वाइफ, हम दोनों उसको अटेंड करने जा रहे थे। हम जब नेपाल एयरपोर्ट पे पहुँचे तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाज नियरली ज़ीरो, आई विल से। और मैं भी वो सिक्योरिटी से अंदर गया, फिर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया, फिर वापस उसी दरवाजे से अंदर चला गया, तो सिक्योरिटी वाज नियरली ज़ीरो। मैं ऐसे ही चक्कर लेने एक चला गया सिक्योरिटी एरिया में, तो एयरक्राफ्ट पास ही खड़ा होता है, सिक्योरिटी एरिया से ज़्यादा दूर नहीं था। सिक्योरिटी एरिया में घूम रहे थे थोड़ा ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह में, तो मैं देखता हूँ कि जो वहाँ सिक्योरिटी में एक्सरे मशीनें लगी होती हैं, जहाँ से बैगेज हैंड बैग स्क्रीन होता है, तो वहाँ पर एक लेडी बैठी है और वो स्वेटर बुन रही थी वो। और मतलब आप हिसाब लगा सकते हो कि उसका स्क्रीन के ऊपर कितना ध्यान होगा और कितना नहीं होगा। एयरपोर्ट पे देख रहे थे कि जैसे ISBT है ना, वैसा वाला हाल था। मतलब लोग बैठे हुए, टैचियाँ लेके, ट्रंक लेके, सूटकेस लेके, कोई सिक्योरिटी वाली बात ऐसी थी नहीं। मेरे को पायलट मेरे साथ थे, तो मैं उनको ऐसे ही कहने लगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी का हाल तो देखो, कि लेडी बैठी है और एक्सरे मशीन है, उसके अंदर से सामान जाई जा रहा है और ये सब अपनी स्वेटर बुन रही है। तो मतलब इस तरीके की वहाँ सिक्योरिटी होती थी। काठमांडू में जिस लापरवाही को हम अभी देख रहे हैं, वही लापरवाही कुछ ही घंटों के बाद एक ऐतिहासिक हाईजैक कहलाने वाली थी। लेकिन उस वक्त ये एक डिलेड फ्लाइट थी।
जहां एक थका हुआ पायलट था और एक पर्सर जो चाय सर्व कर रहा था, और सैकड़ों पैसेंजर्स जो छुट्टी के मूड में थे। चलिए पहले उसी फ्लाइट में चलते हैं। उस पल में जब लोग विंडो से बाहर हिमालय की खूबसूरती को निहार रहे थे और किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे लंबी उड़ान होने वाली है। मैं अपना एयरक्राफ्ट में आया और पैसेंजर वगैरह सारे ऑन बोर्ड हुए एंड हमने वहाँ से टेक ऑफ किया कोई 4 बजे के आसपास। 4 बजे टेक ऑफ करने के बाद मैं कोई अराउंड 26,000 फीट पे था उस टाइम, क्रूज कर रहा था। टेक ऑफ के 10-15 मिनट बाद में हम लोग कंचनजंगा के पिक्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वहाँ से हम लोग निहार रहे थे हिमालय की खूबसूरती। इन लोगों ने लंच सर्व कर दिया था तो ट्रॉली सब ली थी, लंच सामने रखा ही था, लेकिन क्योंकि इतना मनमोहक दृश्य था सब बाहर देख रहे थे। लंच शुरू करा हमारा, राइस और एक प्लेट आई, हम खाने लग गए उसको। मैंने बोला भाई बियर भी दे दो एक, तो बियर आ गई, मैंने बियर पीनी शुरू कर दी। चालीस मिनट के बाद at about 4:40 I would say, roughly 40 minutes between बनारस and लखनऊ। मेरे जो फ्लाइट पर्सर थे अनिल शर्मा, वो चाय देने आए अंदर। मेरे अलावा जितने वो क्रू मेंबर्स थे 10 के 10, वो हैदराबाद से चले थे। उनका दिन हैदराबाद से शुरू हुआ था। मैं दिल्ली से ज्वाइन करने वाला इकलौता क्रू मेंबर था। तो होता ये जाहिर कि सुबह से उठे हुए आप कुछ चाय कॉफ़ी पिएंगे। उन्होंने कहा ठीक है चाय पी लेते हैं। तो मैं वो देके बाहर आ रहा था जब अचानक वो, आपने नोटिस किया होगा हर कोई एक जैसी बात कर रहा है। एक चाय का कप, एक बियर का कैन, पहाड़ों की तस्वीरें और हंसते मुस्कुराते चेहरे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। मैं जब इन लोगों से मिला तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि जिंदगी अक्सर सबसे बड़ी ट्रेजेडी से ठीक 2 मिनट पहले बिल्कुल फिल्मी खुशी जैसी हसीन क्यों लगती है। अब जरा उस केबिन की कल्पना कीजिए, कोई अपना खाना भी नहीं खत्म कर पाया था कि अचानक साथ बैठे यात्री आतंक का रूप ले लेते हैं। दूसरी ओर कॉकपिट में बंदूक और हैंड ग्रेनेड हाथ में लिए 2 आतंकी आते हैं और उर्दू में कहते हैं कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, यह जहाज हाईजैक हो चुका है। यहीं से IC-814 पहली बार यह समझती है कि अब यह सामान्य फ्लाइट नहीं है, यह एक हाईजैक है। एक आदमी पिस्टल लहराता हुआ आया। अब बिजनेस क्लास के दोनों डोर से 2 लोग मंकी कैप पहने हुए आते हैं और चिल्लाते हैं कि कम ऑन, यू ऑल हैव बीन हाईजैक्ड। मेरे जो फ्लाइट पर्सर थे
अनिल शर्मा, वो चाय देने आए अंदर। तो जैसे ही वो बाहर जा रहे थे चाय सर्व करके, अभी मैं डोर बंद ही कर रहा था कॉकपिट का, उसने मंकी कैप पहना हुआ, मॉन्की कैप जिसे बोलते हैं, वो हाथ में एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने हाथ देखा उनका हाथ में एक पिस्टल थी, एक रिवॉल्वर था। और आते ही सबसे पहला जो उसका मुंह से जो उसके निकला कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, सब अपनी जगह बैठिए, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठते रहिए बैठते रहिए। खटाखट सबने अपनी ट्रॉलीज खोली, लंच सब नीचे फेंका, उन्होंने कहा हेड्स डाउन करके। इतने में कुछ भगदड़ सी मची, समझ नहीं आया, शोर मचा, मैं किसी की लड़ाई हो गई, क्या हो गया, पिन ड्रॉप, साइलेंस हो गया। जेंट्स को उन्होंने फटाफट ब्लाइंड फोल्ड और हाथ पीछे, विंडोज सब गिराना शुरू किया। मुझे अजीब भी लगा और शायद मैंने उस वक्त इमीडिएटली उतनी सीरियसली नहीं लिया था उसको। मैंने सोचा कि यंग बच्चे हैं, कल क्रिसमस है, मैंने गॉड नोस कुछ। फिर 2-3 मिनट बाद में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को हाईजैक कर लिया गया है। मैंने कहा पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, दिल्ली उतरेंगे, कुछ अपना वो प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम देंगे, कुछ देंगे, बस हो जाएगी बात खत्म। मेरा हाथ उसकी तरफ, इंटरकॉम की तरफ जा रहा था, बताने का वही तरीका था उनको, कॉकपिट को। तो उसने कहा कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी होशियारी मत दिखाइए। मेरा ध्यान सिर्फ उसके हैंड ग्रेनेड और रिवॉल्वर की तरफ था। जो बुलेट्स थी वो अलग नज़र आ रही थी राउंड में, और जो हैंड ग्रेनेड था वो उसमें 2 पिन होती हैं। एक पिन तो जो ऐसे बड़ी वाली पिन होती है वो ऐसे उसने पकड़ी हुई थी, जो अंगूठा था उसकी जो ऊपर की जो पिन होती है वो उसके अंदर वो लगा हुआ था। तो मैं समझ गया कि अब कुछ ज़्यादा इसके साथ नहीं कर सकते। मैंने उनको पूछा कि क्या चाहते हो, तो ही सेड कि आप जहाज़ को वेस्ट ले चलो। पहला झटका लग चुका है, बंदूक दिख चुकी है, सिर नीचे झुक चुके हैं। लेकिन मेरे लिए इस कहानी के असली किरदारों को जानना अभी बाकी है। ये लोग कौन थे? सिर्फ बंदूक वाले टेररिस्ट नहीं, इनके चेहरे, इनके नाम, इनकी पहचान, इनकी भाषा और इनकी बौखलाहट, ये सब किस तरफ इशारा करते हैं? कॉकपिट में बैठे लोगों ने इन्हें अलग अलग तरीके से देखा और घुटनों के बीच सिर झुकाए बैठे पैसेंजर्स ने अलग तरीके से। उस वक्त के इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर आइए अब हम बर्गर, भोला, शंकर, डॉक्टर और चीफ जैसे साधारण नामों के पीछे छिपे आतंक के खतरनाक चेहरों को पहचानने और समझने की कोशिश करते हैं। उनमें एक वो भोला करके था हाईजैकर। वो जो भोला हाईजैकर था वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो वो किसी को थप्पड़ मार दिया तो इमीडिएटली जो बर्गर था उसको एक पीआर का काम दिया हुआ था, तो इमीडिएटली वो आ जाता था बीच में और वो उसको समझाता था तूने क्यों मारा, पैसेंजर को समझाता था। भोला, शंकर, ये सब नाम रखे हुए थे उन्होंने। चीफ वो कभी कभार एक राउंड पे आता था, बर्गर आता जाता रहता था, शंकर और भोला ड्यूटी पे होते थे, डॉक्टर भी अल्टीमेटली कभी बीच में आता था। इसकी थिक आईब्रोज थी, वो भोला जो नमक खा रहे थे, डॉक्टर था, चश्मा लगाता था, लीन एंड थिन था। चीफ हाईजैकर था वो ऑल द टाइम वो कॉकपिट के अंदर था। एक के पास हैंड ग्रेनेड है, एक के पास वन हैड पिस्टल और रिवॉल्वर व्हाटएवर, बाकी एक के पास नाइफ था। जब हम लाउंज में वेट कर रहे थे फ्लाइट की, तो ये लोग सामने बैठे हुए थे सब लोग और आपस में बातें कर रहे थे। एक जो बर्गर था, बर्गर को जिसको नॉलेज था अबाउट द एयरक्राफ्ट, अबाउट द कॉकपिट, वो मैक्सिमम टाइम वहाँ पर था। जब इनको फ्लाइट में देखा, मैंने कहा हाय राम, ये तो वहीं पे बैठे हुए थे, हमको क्या पता कि कौन है, हाईजैकर है या नॉर्मल पैसेंजर की तरह बैठे हुए थे। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक बंदा जो मतलब मसूद अजहर है वो हमारे हाईजैकर था, जिसका नाम चीफ था, उसका बड़ा भाई है। एक तरफ बंदूक लिए लोग हैं
जो कह रहे हैं हम कश्मीरी हैं, दूसरी तरफ वही लोग कुछ देर बाद फ्लाइट के अंदर चाय और बिस्किट सर्व करवाते हैं। कॉकपिट में बर्गर खड़ा है जो प्लेन के पायलट से ऑल्टरनेट की बात कर रहा है, एकदम ट्रेंड पायलट की तरह। ये सारी बातें मुझे एक और सवाल की तरफ ले जाती हैं। जो कुछ भी इस फ्लाइट के अंदर हो रहा था, आखिर वो बाहर की दुनिया तक कब पहुंचा? कब पहली बार वाराणसी के एटीसी ऑफिसर ने दिल्ली में बैठे किसी अधिकारी को यह बताया कि फ्लाइट IC 814 हाईजैक हो चुकी है? अब हम उसी पहले रेडियो कॉल की तरफ चलते हैं, जहां से ये निजी डर एक नेशनल क्राइसिस में तब्दील हो गया। वाराणसी कंट्रोल के अंडर थे हम उस टाइम। मैं वाराणसी को बताना चाहता हूँ ATC को कि हम हाईजैक हो चुके हैं। जो चीफ हाईजैकर, तो वो कहने लगा हाँ बता दीजिए, जिसको भी बताना है बता दीजिए। और इतने में हमारे पास एक ट्रांसपोंडर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वो ट्रांसपोंडर पे मैंने अपनी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है हाईजैकिंग की, मैंने उसको सेट कर दिया 7500। हमारा एक अफसर आया, उसने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग बुलाई गई है, आपको बुलाया है इमीडिएटली। हाईजैकिंग की खबर मैंने टीवी पे देखी, मुझे किसी तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं है भी कहाँ जा रहा है। हम वहाँ गए, CMG में इकट्ठे हुए, सोचा जा रहा था, बड़े सारे ऑप्शन सोचे जा रहे थे कि क्या किया जाए। अब दिल्ली ने पूछा कि आप कितने हाईजैकर हैं, मैंने उनको बताया, इनके पास क्या क्या हथियार हैं या जो भी, तो वो भी मैं बताया। बल्कि उन्होंने कुछ मेरे को थोड़ा सा प्रेशराइज भी किया, हमारे पास AK-47 भी है, ये है वो है, बताइए इनको, तो वो भी मेरे को बताना पड़ा। मैंने बोला इनको, ये कह रहे हैं हमारे पास AK-47 है। उन्होंने बोला लाहौर ले चलो, तो मैंने बोला लाहौर नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है। उसमें एक जो हाईजैकर था उसको थोड़ा नॉलेज था फ्लाइंग के बारे में, वो मेरे को कहता है कि आपका अल्टरनेट क्या है। तो अल्टरनेट लेमैन को नहीं पता होता वर्ड, तो ये किसी को अगर कोई थोड़ी इन नॉलेज हो तो वही बता सकता है। तो मैंने बोला कि हमारा अल्टरनेट तो बॉम्बे है। तो वो कहता है बॉम्बे ज़्यादा दूर है लाहौर से, दिल्ली से अगर देखा जाए। तो फिर एक और शक हो गया, मैं कि इसको तो थोड़ा और भी पता है। फिर वो पूछने लगा आपके पास फ्यूल कितना है? तो मैंने बोला कि फ्यूल हमारे पास जो भी मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट पैनल या जो भी जहाँ से पढ़ना था तो मैंने पढ़ के बताया। तो वो कहता है कि आप फ्लाइट इंजीनियर पैनल पे भी तो फ्यूल पढ़ सकते हो। तो वहाँ से मेरे को एक नॉलेज हो गया पूरा कि ये बंदे को कॉकपिट के बारे में बहुत कुछ पता है और इसको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। दिसंबर का महीना, वैसे भी रोशनी कम हो रही है। अगर लाहौर नहीं, अमृतसर नहीं, अगर दिल्ली लैंड कर देते तो कैप्टन देवी सरन था, होशियार था, ये चाहते थे लाहौर ले जाए जहाज। एंड इतने में मैंने अपनी जो स्पीड थी वो थोड़ा कम कर ली ताकि हमारे को एयर में काफ़ी टाइम मिले और अगर हम किसी तरीके से दिल्ली लैंड कर जाएं। और कोशिश यही थी कि भाई किसी भी तरीके से हम अपनी जो टेरिटरी है, जो इंडियन बॉर्डर है, उसको क्रॉस ना करें। तो ये बार बार कह रहे थे कि आप लाहौर चलो, लाहौर चलो। मैंने लाहौर को कांटेक्ट किया तो लाहौर ने लकीली बोला हम आपको एंटर नहीं करने देंगे। ये बात उनको सुनवाई दी गई। तो जब सुनाई दी गई तो किसी तरीके से वो कहते हैं नहीं बार बार कांटेक्ट करो, बट वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। हमने उनको बोला कि आप अमृतसर में हमें लैंड करने दीजिए, उसके बाद रिफ्यूलिंग हो जाएगी, आप जहाँ बोलोगे हम चलेंगे, पर अभी एक बार लैंड करने दो। और पर इसके पीछे जो मोटिव था वो ये था कि एक बार अगर अमृतसर में लैंड कर गए उसके बाद जहाज़ कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि जो फोर्सेज हैं वो रोक लेंगी जहाज़ को। The identity of the hijackers is not yet established.
सब बातों को ध्यान में रख करके हम निर्णय करेंगे। एयरपोर्ट के बाहर मोमबत्तियां जल रही थी। घरों में टीवी स्क्रीन के सामने बैठे निराश चेहरे अच्छी खबर आने का इंतजार कर रहे थे। और इसी बीच एक फैसला हुआ, ऐसा फैसला जो आज 25 साल बाद भी बहस की वजह बना हुआ है। प्लेन अमृतसर में उतरता है और यहीं भारत के पास एक गोल्डन चांस था कुछ कर दिखाने का, पायलट हो या पैसेंजर्स। मैंने जिससे भी बात की, जब उन्होंने अमृतसर का नाम सुना था तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद अब कुछ हल निकल आए। आइए अब अमृतसर के उस रनवे पर चलते हैं जहां हाईजैक हुई फ्लाइट ही नहीं उतरी बल्कि एक उम्मीद भी उतरी थी। लेकिन अफसोस कि सबसे बड़ी चूक भी शायद वहीं हुई। धीरे धीरे करके स्पीड कम थी जहाज़ की, हमने दिल्ली भी क्रॉस कर लिया। तो फाइनली हम अमृतसर की तरफ गए। तो अमृतसर के ऊपर मैं होल्ड करने लग गया। अब मेरे पास फ्यूल तो कम हो ही रहा था बिकॉज काफ़ी देर से फ्लाइट हो रही थी। उन्होंने जो उनके विंडो शील्ड्स के लिए वो डाउन करवा दी थी, किसी को कुछ कोई क्लू नहीं था। इट वाज ऑलरेडी डार्क आउटसाइड, पता ही नहीं हो रहा था वो क्या रहा है। ट्रांसपोंडर से हमारी एग्जैक्ट पोजीशन, हमारी स्पीड, हमारी हाइट, हर चीज़ पता लगती रहती है। तो ये हर चीज़ मॉनिटर हो रही थी। दिल्ली को सब पता था हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अमृतसर पहुँचे हैं, अमृतसर के ऊपर हैं। तो इमीडिएटली मैंने अप्रोच बनाई और अमृतसर में लैंड कर गए। जब हम अमृतसर लैंड कर रहे हैं उससे पहले काफ़ी अनस्टेबल सी अप्रोच थी, और लैंड करने के बाद रनवे की कंडीशन से हमें अंदाज़ा हो गया, हमें मीन्स मतलब एटलीस्ट मुझे तो लगा था भी हाँ हम किसी इंडियन एयरफील्ड पे हैं। प्लेन लैंड भी कर गया। जब लैंड कर गया तब दिल्ली से टेलीफोन शुरू हो गए। इन केस ऑफ हाईजैकिंग द सेंट्रल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप वो टेक ओवर कर लेते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनकी सबॉर्डिनेट हो जाती है। सरबजीत का कहना यह था कि अफसर सारे तैयार थे अपनी अपनी जगह से। उसने ये कहा था कि कमांडो भी थे तैयार अमृतसर में। इन एंटिसिपेशन मैंने वैसे ही 2 कंपनी कमांडोज की अमृतसर एयरपोर्ट पे स्टेशन कर दी। जैसे ही लैंड किए तो लैंड करते ही सबसे पहले ATC को मैंने बोला कि हमें ये चाहते हैं, हमें फ्यूल चाहिए। देवी शरण की जो बात है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में लाउड स्पीकर पे आ रही थी और मैं उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे सुन रहा था कि सर फ्यूल दे दो प्लीज़। तो आई टोल्ड हिम, आई सेड नो, फ्यूल नहीं देना, ये करेंगे वो जो मर्जी करें। पहले तो उन्होंने बोला कि जहाज़ को आपने बंद नहीं करना, इंजन्स को बंद नहीं करना हाईजैकर्स ने। मैं कहा ठीक है, नहीं बंद करते। बेसिकली उनको डर था कि कोई स्टॉर्मिंग वगैरह अगर ना हो जाए तो इससे पहले स्टॉर्मिंग होए तो हम एक बार इनको मतलब प्रेशर में जहाज़ को उड़वा देंगे यहाँ से, या जब इंजन चल रहे हैं तो आसपास कोई आएगा भी नहीं जहाज़ के। तो उनको ये था कि भाई आप इसको जहाज़ को बंद नहीं करना। मेरे पास 2 कंपनी वहाँ आर्म्ड खड़ी हैं, जहाज़ हम रोक लेंगे। अंदर क्या है मेरे क्लियर नहीं है, कितने आदमी हैं, क्या वेपनरी है, और अगर काम शुरू किया तो फायरिंग होगी, लोग मरेंगे। कौन कितने मैं कुछ नहीं कह सकता। ATC इस जैसे कोई भी मान लो हमारा कोई क्वेश्चन था तो इमीडिएटली जवाब नहीं था। और उसके पास GPS सेट तो था नहीं कि उसको पता चले कि हम दिल्ली में लैंड कर रहे हैं।
और एटीसी का जो कम्युनिकेशन है वो तो हेडफोन से है ना। हाईजैकर्स ने बड़ा क्लियर बोला था, आप कोई भी बात बाहर बोलोगे वो हमें पता लगनी चाहिए, जो हम बात वहाँ से आती है वो हमें सुननी चाहिए। तो हमारे जो स्पीकर थे वो ऑन थे, तो हमने हेडसेट नहीं लगा रखा था, क्योंकि हेडसेट जो था वो लगाते तो सिर्फ उनको हमें सुनाई देता, पर वो स्पीकर ऑन थे तो डेफिनेटली वो सब कुछ उनको सुन रहा है। बहुत ही टेंस माहौल था, पता ही नहीं हो रहा था वो क्या है। जरा सोचिए, एक तरफ रात का अंधेरा, वीरान रनवे, इंजन कभी बंद और कभी स्टार्ट। IC-814 की यही हालत थी। वो फ्लाइट कभी रुक रही थी, कभी चल रही थी। आगे पीछे होती इस फ्लाइट के अंदर डरे सहमे पैसेंजर थे और एक मजबूर और लाचार पायलट। बाहर पंजाब पुलिस के कमांडोज की 2 यूनिट तैनात थी और एक महिला IPS ऑफिसर लगातार प्लेन के आसपास चक्कर लगा रही थी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक अगर कुछ बज रहा था तो वो थी टेलीफोन की घंटी। एक तरफ DGP सरबजीत सिंह को कॉल आता है तो वहीं दूसरी तरफ रॉ के चीफ AS दुल्लत। कोई कह रहा है कुछ करो तो कोई कह रहा है किसी भी सूरत में गोली नहीं चलनी चाहिए। कोई जहाज के अंदर ईंधन देने के लिए सख्ती से मना कर रहा है। ग्राउंड पर मौजूद ऑफिसर्स इंतजार कर रहे थे ऑर्डर का, और दिल्ली शायद इंतजार कर रही थी किसी और की मंजूरी का, जो कभी आएगी इसका किसी को पता नहीं था। आएगी भी या नहीं, इसको लेकर भी शक के बादल थे। अब हम उसी असमंजस में घुसते हैं जहां से ये कहानी हाईजैक्ड प्लेन से निकलकर हाईजैक्ड राजनीतिक फैसलों की बन जाती है। किसने किसे फोन किया, किसने क्या कहा? किसी ने कुछ भी नहीं कहा और किसी ने कुछ भी नहीं किया। रनवे के ऊपर ही अपने सर्कल लगाता था, पहले तो रनवे के ऊपर ही टर्न करता रहा। जो हाईजैकर थे ना वो रुकने नहीं दे रहे थे जहाज को। मैंने उनको बोला कि अगर आप इंजन बंद नहीं करने दोगे तो फ्यूल बाउजर आएगा कैसे पास? हमेशा कहते थे चलते रहो, आगे पीछे बदमाशी मत करो हमारे साथ। देवी सरन भी फंसा हुआ था, क्योंकि इंजन के पास से तो फ्यूल ऊपर लगता है, तो वो आएगा नहीं। तो वो कहने लगे ठीक है आप इसको सेंटर में बंद कर दीजिए, जब रनवे के ऊपर खड़े थे, पर आप रनवे नहीं छोड़ोगे। देवसेन ने कहा आई डोंट हैव एनी फ्यूल, प्लीज गिव मी फ्यूल, आई हैव ओनली 8 मिनट्स फ्यूल लेफ्ट। ये इन्फॉर्मेशन थी। मेरा आइडिया था कि जैसे इंजन बंद होंगे इमीडिएटली हम स्टॉर्म कर लेंगे। अगर उसको रोकना था, होता है ना वो जो फ्यूल का बाउजर, उसको आगे लगा देते या कह रहे थे नहीं चल सकता। मैं उनको बार बार जो बात मेन जो है वो ये कहता था, ब्रिंग द बाउजर इन फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जहाज है, आगे जहाज के आगे ब्राउजर आ गया और ट्रक होता है इतना बड़ा, जहाज कहीं जा नहीं सकता। आई वॉज इन कॉन्वर्सेशन थ्रू आउट और देवीचंद की आवाज़ आ रही थी, सर प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ डू समथिंग। अच्छा कुछ मुझे भी फ्लाइंग का थोड़ा बहुत पता है, आई एम ए पायलट फ्लाइंग प्राइवेट पायलट लाइसेंस होल्डर, तो आई नो कि 8 मिनट फ्यूल में जहाज तो टेक ऑफ नहीं करेगा। उनको या तो गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि आज ड्राइवर नहीं है हमारे पास बाउजर का। मैं बार बार कह रहा था कि किसी भी तरीके से बाउजर को आप ले आओ यहाँ पर सामने इन फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। मैं बार बार एक ही बात, तो क्लियर बात बोल रहा था, इन फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। अब इससे 2 चीज़ें थी, एक तो वो जो पीछे खड़े थे हाईजैकर्स, उनको ये लगता था कि भाई सामने आएगा तो इनको भी नजर आएगा कि बाउजर आ गया है, फ्यूल आ रहा है। मेरा मकसद और था कि फ्यूल का बाउजर एयरक्राफ्ट के सामने आ गया है तो एयरक्राफ्ट अब जाएगा नहीं कहीं। उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल फॉलो नहीं की। DIG बॉर्डर रेंज जसविंदर सिंह वॉज एट दी ATC ऑलरेडी, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे बैठा हुआ था। मैंने उसको बोला मैं फ्यूल नहीं देना।
25 मिनट तो आर्ग्यूमेंट चलती रही, इंजन बंद भी हो गए, सब कुछ हो गया, पर हेल्प नहीं मिली। एटीसी से कोई जवाब नहीं था। एटीसी कहता था कि आ रहा है, हमने ड्राइवर बुलाया है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी, तेल मांग रहे थे और हमारे पास उस टाइम पे कोई ऐसी कोड प्रीसेट नहीं थी, या तो कोड प्रीसेट होती, प्रीसेट कोई कोड नहीं थी। तो मैंने यही कहा, मैं कब तेल नहीं डालेगा तो जहाज नहीं जाएगा तो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, एंड देन वी सेट इन मोशन। बाय देन मुझे इन्होंने, दिल्ली वालों ने कहा कि होल्ड ऑन, इसको रोक के रखो, हम भेज रहे हैं एनर्जी की टीम। मैं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल के कार्यकाल में सबसे कठिन दिन वही रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप से बात तब नहीं हुई थी, अगले दिन हुई है जब प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई। भारत ऐसे वहशियाना कदमों के सामने कहेगा नहीं, डरेगा नहीं। तो उस समय 24 दिसंबर को दूसरे दिन क्रिसमस की छुट्टी, कौन अधिकारी कहाँ था उस समय कि इस मीटिंग में, कि इस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग कर सके? मैंने हेलीकॉप्टर मांगा तो वहाँ से हेलीकॉप्टर पायलट ने मुझे बता दिया कि ये बात ये है कि वी आर नॉट अलाउड टू फ्लाई एट नाइट। जब मैंने डिमांड किया तो मैंने ये भी कह दिया था हाई जैकिंग सिचुएशन है। जब तक विमान भारत में था, भारत की स्पेस में था, एयर स्पेस या ग्राउंड स्पेस, जब तक कुछ ऑप्शंस थे, तब तक सीएम साहब को कहीं और से भी इंफॉर्मेशन आ गई थी और तब उनका फ़ोन मुझे आया। पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है, हालांकि कोई बोला नहीं, कि हमारे लोग वापस आ जाओ। मुझे बादल साहब का जो फ़ोन आया, उन्होंने ये कहा कि सर साहब ये देख लेना कोई कत्लेआम ना हो जाए। कुछ मुझे भी एहसास था कि इनोसेंट पैसेंजर सिटिंग इनसाइड, अगर गोली चली तो वी डोंट नो हम कहाँ फायर कर रहे हैं। गोली जहाज पर चलेगी, अंदर किसको लगेगी कुछ पता नहीं। तो कैजुअलिटीज़ का खतरा था ही ना। सरबजीत ने फिर ये कहा थे, उनके चीफ मिनिस्टर ने, बादल साहब जो अपने गांव में थे, उन्होंने कहा भाई जो भी हो, अमृतसर में खून खराबा नहीं होना चाहिए। विमान में कोई था नहीं जिसने कुछ करा, जबकि इंटेलिजेंस के अधिकारी बैठे थे विमान में, आर्मी का ऑफिसर बैठा था विमान में। ग्राउंड पे मेरे को कोई किसी टाइप की हेल्प नहीं मिल रही है, एटीसी से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। मैं पुलिस का कोई एक इंसान भी नहीं मैंने आसपास देखा जिसके सिर पे तुम अपना कोई अंदर कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरीके से कुछ तो करो। अमृतसर में बहुत कुछ हुआ था। एंटायर कॉकपिट क्रू वाज होपिंग कि कुछ एक्टिविटी होगी इंडियन साइड से, दे विल ओवरपावर दीज हाईजैकर्स, लेकिन ये लोग एज आई सेड कि दे सीम्ड वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड। कॉकपिट में जाके वो जो बर्गर था, ये कोई एक्टिविटी तो नहीं है। आफ्टर ऑल इन एंटिसिपेशन मैंने 2 कंपनियां खड़ी करी ना, 2 कंपनी फुली आर्म्ड मैंने कमांडर की खड़ी कराई कि अगर प्लेन आएगा तो वी हैव टू डू समथिंग। उनकी क्षमता भी नहीं थी एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन करने की। लगा रखी थी पर वो कहाँ थी, दिख तो नहीं रही थी, ना रनवे के आसपास ना कहीं पर, बिल्कुल दिख नहीं रही थी। वो कहीं भी थी, होंगी एयरपोर्ट पे होंगी, पर मेरे रनवे के ऊपर नहीं। एयरपोर्ट रनवे टर्मिनल बिल्डिंग से दूर होता है, तो आसपास कुछ तो हो। There was a lady IPS officer also who moved underneath the plane with a weapon, लेकिन there were no instructions. उस समय इंडिया में केवल एनर्जी ही एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन कर सकता था। सरबजीत इंतजार करता रहा और वो भी फंसना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके चीफ मिनिस्टर ने कहा था यहाँ खून खराबा नहीं हो। तो एक ऐसा आप कहें टाइम था जिसमें कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहता था, जिसमें वो फंसे। अगर हमने इन एंटिसिपेशन यहाँ 2 कंपनियां खड़ी कर दी तो दिल्ली भी इन एंटिसिपेशन वहाँ से प्लेन भेज सकता था यहाँ एनर्जी का। फैसला दिल्ली का था, दिल्ली ने लिया नहीं। वो एक मौका था सरकार को कोई एक्शन लिया जाए, किया जाए। जिम्मेवारी कैबिनेट की होती है, एक व्यक्ति की नहीं होती। जो सरबजीत कह रहा है ना, शायद शामिल ने उससे कहा कि भाई तुम टायर क्यों नहीं पंक्चर कर देते। तो सरबजीत मुझसे कहता है आज के कि इससे क्या समझा था, ये साइकिल का टायर। आपने दिल्ली में किससे इस बारे में बात की? मिस्टर श्यामल दत्ता। क्या कहा आपने उनको? कुछ करो, मतलब कि पंचर करो। ये श्यामल दत्ता ने कहा आपसे? तो मैं हंस पड़ा, मैं गया तुमने कभी स्कूटर का टायर पंचर किया है? वो भी नहीं पंचर होता।
आराम से। ये तो एयरक्राफ्ट टायर है, इतने बड़े साइज का है, ट्यूबलेस है, और हर व्हील में 4 से लेकर 8 तक टायर लगे होते हैं एक व्हील में। अच्छा so I said it's not easy to puncture a tire. It would need explosives or something. फिर कैसे रोकोगे? मतलब बहुत सारे आगे लगाते हैं, रोक लेते हैं, लेकिन रिएक्शन होगा, ये देख लो। नहीं वो मत करना। रियली वाज क्लियर। उस जहाज को रोकना कोई मुश्किल नहीं था, टायर पंचर करने की जरूरत नहीं थी, गाड़ी आगे लगाते कुछ कर लेते, रोकना मुश्किल नहीं था। लेकिन रोकने के बाद जो रिएक्शन होना था उसके लिए मैं भी नहीं तैयार था और सेंटर भी नहीं तैयार था। कैजुअलिटीज को लेकर कोई भी रिस्क लेने को तैयार ना, इनोसेंट कैजुअलिटीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।